नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जर्मनी में जिस प्रकार से G7 की बैठक चल रही है और जिस G7 में 5 ऑब्जर्वर कंट्रियों में भारत को लगातार बुलाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि हम G7 यानी कि संसार की टॉप 7 कंट्रीज़ में नहीं आते। टॉप 7 कंट्रीज मतलब टॉप 7 इकोनॉमीज़ में नहीं आते, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार कई वर्षों से उनको इनवाइट किया जा रहा है और वो इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके व्यूज़, उनके ऑब्जर्वेशंस की डिमांड हो रही है। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी जब जस्टिन ट्रूडो के साथ कुछ उनको पटाने की कोशिश शायद कर रहे होंगे कि भारत विरोधी गतिविधियाँ अपने देश से बंद कर दो और मैत्री संबंध भारत से रख लो, शायद ऐसा चल रहा होगा, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट पूरा कनाडा से चल रहा है और कनाडा में इस समय जस्टिन ट्रूडो शासन कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए थे और कनाडा और किसान मूवमेंट के समय उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, तो भारत ने उनको इंटरटेन भी नहीं किया था। जब जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट दे दिया था, उनके कुछ पारिवारिक लोग, मंत्रिपरिषद और वो आए, तब जब जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि किसान मूवमेंट हमारा इशू नहीं है, तब भारत ने उनको इंटरटेन किया था। अदरवाइज़ वो भारत का वीज़ा लेकर आते, एक सामान्य निवासी की तरह यहाँ घूमते और चले जाते। मोदी के ये तेवर वो अच्छे से समझ ही गए होंगे और मोदी जी का इस तरह का एटीट्यूड या व्यवहार उनको खूब समझ में आया होगा। मोदी जी की एक खास बात है, मित्र के साथ मित्र हैं, लेकिन आपने उनके खिलाफ कुछ किया तो वो बड़ा ठंडा कर खाते हैं, लेकिन नेस्तनाबूद कर देते हैं। बहुत सारे इलस्ट्रेशन भारत में भी इस प्रकार के मिलते ही हैं। जो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से लेकर अब तक, हो सकता है 20 साल बाद निपटाया हो, 15 साल बाद निपटाया हो, लेकिन अपने उद्देश्य से नहीं भटकते। हो सकता है कि लोगों को ये लगता हो कि मोदी जी ठंडे हो गए हैं या मोदी जी उस पर रिएक्शन, किसी बात पर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी का खून पानी हो गया है, मोदी जी बूढ़े हो गए हैं, वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट लोग देते रहते हैं। चाहे वो उरी का हमला हो या पठानकोट हो, सभी मामलों में मोदी जी ने उचित समय और उचित कार्रवाई सोचकर कार्रवाई की, ताकि सामने मैसेज भी जाए और हमारा काम भी हो जाए। ये मोदी जी की खास बात है। वो इस मामले में वर्ल्ड की अन्य पॉलिटिशियन से भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। लगातार कहते हैं, ना आंख झुकाकर बात करूंगा, ना सर उठाकर बात करूंगा, मैं बराबरी से बात करूंगा। अब ये बराबरी का जो वाक्य आया, वो G7 में जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो के साथ जिस समय मोदी जी हाथ मिला रहे थे, पीछे से बाइडन आए। हमने सब ने वो नज़ारा देखा होगा। मोदी जी के कंधे पर उन्होंने इशारा किया और मोदी जी से मिलने के लिए स्वयं बाइडन आए। ऐसा कहा जाता है कि संसार का सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर इस समय का, वो मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का धुरी केंद्र बना हुआ है, रशिया उसका दूसरा ऑप्शनल ग्रुप है। तो बाइडन का खुद आना और मोदी जी से हाथ मिलाना, मोदी जी से संपर्क करना, मोदी जी के गले मिलना और मोदी जी के गले मिलकर उनको ग्रीट करना, ये अपने आप में कुछ बताता है। दूसरा, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनको मोदी जी के पास स्वयं आना, स्वयं आकर हाथ मिलाकर साथ में चलना, पीठ पर हाथ रखना और मोदी जी का उनके कंधे पर हाथ रखना, ये जो कई एक लीडर्स के साथ, विश्व के जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ मोदी जी की जो केमिस्ट्री दिखाई पड़ी, उसके लिए 2 कारण कहे जा सकते हैं। एक तो ये है कि मोदी जी करिश्माई लीडर हैं, सामने कोई भी खड़ा होता है उसके प्रभाव को प्रभावहीन कर देते हैं और अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, ये उनकी खास बात है। दूसरी बात ये भी है कि वो हिंदुस्तान उनको ऐसा वोट दे रहा है कि वो फुल मेजॉरिटी की बहुत सालों बाद भारत में कोई सरकार बनी है। मैं कहूँ 1989 के बाद 2014 में कोई फुल मेजॉरिटी की सरकार बैठी है जिसके साथ हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों का सपोर्ट है। वोट में मान के चलूँ तो उनके पास लगभग 20 से 30 करोड़ लोग का वोट है, जो बड़े बड़े कंट्रियों की पूरी आबादी भी नहीं है। उतना वोट लेकर मोदी जी भारत के सेवक बने हुए हैं। तीसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके लिए मैंने ये कहा है कि एवे ही नहीं है, यूं ही नहीं वो मोदी जी के पास है, क्योंकि थोड़ा तो एटीट्यूड होता ही है। राष्ट्रपति है आखिर अमेरिका का,
उसका कारण मुझे लगता है ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो कोविड के इस महाविनाश के समय पर जो अपने आप को बचा पाया, अपनी इकोनॉमी को बचा पाया। या मैं कहूँ कि अब जो रेसेशन आने लगा है, जो यूक्रेन यूक्रेन एक्शन जो रशिया ने लिया, उसकी वजह से विश्व ने रशिया से संबंध तोड़े, रशिया के पीछे पड़ गए और पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो एकदम 180 डिग्री पर घूम गई। 180 डिग्री पर घूमने का मतलब ये होता है कि सब ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रखी थी, कोई तेल की व्यवस्था, कोई कोयले की व्यवस्था, बहुत सारे प्रोडक्ट की, डिफेंस इक्विपमेंट की व्यवस्था। रशिया से, भारत के रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए तेल भी कम कीमत पर हमको मिला और रुपए में उन्होंने पेमेंट लिया। दूसरा, हमारे यहाँ कोयले की समस्या आ रही है, तो कोयला भारत ने रशिया से इतना खरीद लिया कि शायद पूरे विश्व भर में जो जितना कोयला वो किसी और को बेचते हैं, जितना हम एक साल में कोयला उनसे खरीदते थे, वो पर डे के हिसाब से हमने उनसे कोयला खरीदा। और बहुत सारे प्रोडक्ट जो रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, और रशिया ने दिल खोल कर हमको इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट देने के लिए अपनी पूरी लेबोरेटरीज खोल दी। ये लगातार भारत पर प्रेशर आता रहा, फिर भी भारत ने रशिया के साथ संबंध खराब करना उचित नहीं समझा और वो खींचते रहे। अब पुतिन भी इस G7 में शामिल हुए। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर इससे रशिया को बहुत नुकसान नहीं हुआ, भारत को बहुत नुकसान नहीं हुआ, हो तो रहा है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। चाइना को बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद यूरोप और अमेरिका के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और अब यूएस में ख़ास बात यह है कि वहाँ से सूचनाएं आने लगी कि अब यूएस में रिसेशन आ गया है। रिसेशन से मतलब वो मंदी जो हमने 2005-06 में देखी होगी, वो मंदी जो हमने 2020-21 में देखी है कोविड के दौरान, वो मंदी 2005-04, 5-06 के दौरान जो यूएस से शुरू हुई थी, चाइना को उसने प्रभावित किया था, भारत को भी प्रभावित किया था और पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। उस समय करोड़ों लोगों के जॉब चले गए थे। अब वो रिसेशन फिर से अमेरिका में आ रहा है। अमेरिका उससे कि कोई भी रिसेशन हो, सबसे ज़्यादा इफेक्ट यूएस पर इसलिए पड़ता है क्योंकि वो प्योर सर्विस सेक्टर के लोग हैं। हम प्योर सर्विस सेक्टर पर नहीं चलते, हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर चलने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर चलने वाले लोग हैं। हालांकि भारत में भी सर्विस सेक्टर बड़ी तेज़ी से बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर का योगदान हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा है और हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान मैन्युफैक्चरिंग का है। इसलिए अब मार्केट अगर संसार में किसी के पास है जो लिबरल कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, देखिए चाइना अपनी मार्केट उनके लिए खोलने वाला नहीं है। अब रशिया के साथ उनके संबंध खराब हैं ही, रशिया में इसलिए पॉपुलेशन भी नहीं है। तो अब अगर मार्केट संसार में किसी के पास है तो भारत के पास है। सर्विस सेक्टर पर प्रभाव आएगा अमेरिका पर, जब रिसेशन आएगा तो सर्विस सेक्टर का प्रभाव अमेरिका पर आने वाला है और यूरोप पर आने वाला है। यूएस और यूरोप पर जिस समय सर्विस सेक्टर का फर्क आएगा तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग की जॉब जाएगी और उनकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो प्योर ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री और ये सर्विस सेक्टर पर चलने वाला। सर्विस सेक्टर का मतलब मेरा कहने का ये है, ये या तो डिफेंस इंडस्ट्री पर चलते हैं यानी कि हथियार बेचते हैं, और या फिर इनके यहाँ सर्विस सेक्टर मतलब जैसे इंश्योरेंस का सेक्टर है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग का सेक्टर है। तो ये मेडिकल की फील्ड है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एडवोकेसी की फील्ड है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन की इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी रिसेशन का फर्क आता है तो लोग इन फील्डों में जाना बंद कर देते हैं। इन फील्डों में जाना बंद कर देने से मतलब है कि इन फील्डों के लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। लगातार शिक्षा की इंडस्ट्री डाउन होने लगती है, वकालत की इंडस्ट्री डाउन होने लगती है, स्किल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री डाउन होने लगती है, मेडिकल की इंडस्ट्री डाउन होने लगती है। लोग बहुत आवश्यकता होने पर ही इन इंडस्ट्रीज़ को ऑप्ट करते हैं। लोग इंश्योरेंस की इंडस्ट्री डाउन होती है। तो जब ये इंडस्ट्रियाँ, जिसको हम मेरे शब्दों में जिसको हम फेक इंडस्ट्री कहते हैं, जो बनाई गई हैं केवल रुपए का सर्कुलेशन होता रहे या पैसे का सर्कुलेशन होता रहे, तो इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और यहाँ जॉब जाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में यूएस किस पर चलेगा? मैन्युफैक्चरिंग पर चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब उसके यहाँ जॉब जा रहे होंगे, वो क्रेडिट कार्ड पर चलने वाले हैं, सर्विस सेक्टर पर चलने वाले हैं, तो फिर उनके यहाँ मार्केट कौन करेगा, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा? तो मार्केट भारत है, इसलिए
यूएस को जैसे ही उनके यहाँ रिसेशन पिछले 10-12 दिन से धीरे धीरे लोगों ने फोरकास्ट करना शुरू किया, और पिछले 2-3 दिन से तो बड़ी तेज़ी से फोरकास्ट हो रहा है कि उनके यहाँ सर्विस सेक्टर बड़ी तेज़ी से जा रहा है, उनके यहाँ रिसेशन का प्रभाव पड़ने लगा, यूरोप पर रिसेशन का प्रभाव पड़ने लगा। हालांकि यूरोप पर रिसेशन का प्रभाव अभी तक बहुत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने रशिया के साथ संबंध तोड़े नहीं है। रशिया के साथ उन्होंने जो चीज़ खरीद रहे थे या जो उनके साधन थे उनका इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं, इसलिए। और ये भी संभव है कि अगर रिसेशन आया संसार में तो फिर यूरोप रशिया के साथ संबंध अपने तोड़े नहीं, भारत के संबंध अच्छे हैं ही, तो फिर आफ्टरऑल किस पर प्रभाव पड़ेगा? दो बड़े कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मार्केट दूसरों के ढूंढते हैं, वो एक चाइना है जो दूसरे की मार्केट हमेशा से ढूंढता है, दूसरा यूएस है जो दूसरे की मार्केट हमेशा से ढूंढता है। यानी कि यूएस में जो रिसेशन का प्रभाव पड़ेगा, मंदी का प्रभाव पड़ेगा, सर्विस सेक्टर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर वो पूरा डिपेंड हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मार्केट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट चाहिए, कंट्री चाहिए। चाइना से उनके संबंध अच्छे हैं नहीं, इसलिए अब केवल एक भारत बचता है जिसके पास 125 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, मार्केट भी है, सस्ती लेबर भी है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है। तो भारत के साथ संबंध बनाना स्वाभाविक है, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना उनकी मजबूरी है, इसलिए। और भारत में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, वो मनमोहन सिंह नहीं हैं कि वो प्रभाव डालेंगे और हम अपनी इंडस्ट्री खोल देंगे। यहाँ पर अभी 1991 वाला माहौल भी नहीं है नरसिंह राव वाला कि हम एलपीजी पॉलिसी टाइप की पॉलिसी बना देंगे, ग्लोबल मार्केट भारत के लिए, भारत को ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बना देंगे। आज मोदी जी बैठे हुए हैं, वो सब तरह की गुटबाजी, वो सब तरह का गठबंधन, वो सभी प्रकार से इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए भारत की मार्केट खोलनी है कि नहीं खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भारत में बढ़ा रहे हैं लगातार। तो आपको भारत अगर कुछ खोलेगा तो ये कहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट ले आइए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिए, हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आप टेस्ला वहाँ से बनाते होंगे, भारत में अगर बेचेंगे तो हम उस पर डबल ट्रिपल इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, जिससे आपकी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी और यहाँ की मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए भारत कुछ भी कर सकता है, भारत के प्रधानमंत्री कुछ भी इस समय करवा सकते हैं। चाइना की इंडस्ट्री को जिस समय गलवान हुआ उस समय बहुत बड़ा आघात मोदी जी की नीतियों की वजह से लगा, जिसकी वजह से चाइना भी रिसेशन में जा रहा है और चाइना की इकोनॉमी लगातार गिर रही है। चाइना इस स्थिति में आ गया है कि वो सीपीईसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, वन रोड इनिशिएटिव बेल्ट में भी वो अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, वो फंसा हुआ है। क्योंकि हाँ, उनकी जो मार्केट थी वो भारत थी, वो मैन्युफैक्चरिंग से पैदा करते थे, भारत में उसको मार्केट करते थे। और भारत में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मैन्युफैक्चरिंग लगभग समाप्त हो गई थी और हम इंपोर्ट पर चलने वाले लोग थे, जिसका नतीजा होता था कि भारत का जो बहुत बड़ा खजाना है, जो हम इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, वो सब चाइना के हाथों चला जाता था, उन कंट्रियों के पास चला जाता था जो भारत को मार्केट की तरह देखते थे। भारत के प्रधानमंत्री ने वो लगभग सभी चीज़ें बंद कर दी, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूट भी बंद कर दिए। केवल वो चीज़ें जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जो असाध्य हैं, उनके लिए ही अपना मार्केट खोला हुआ है, बाकी के लिए मार्केट अपना बंद करके रखा है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव चाइना पर पड़ा। तो अब चाइना जब हांजू हांजू बोल रहा है तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसके लिए अपनी मार्केट खोले। भारत के प्रधानमंत्री से अगर जो बाइडेन अच्छे संबंध नहीं रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री से अगर यूरोपियन कंट्रीज़ अच्छे संबंध नहीं रखेंगे, तो भारत रशिया के बहुत नज़दीक है, रशिया के लिए वो अपनी मार्केट खोल सकता है। तो फिर रशियन ग्रुप बढ़कर खड़ा हो जाएगा और रशिया अमेरिका की जगह लेने में बहुत समय नहीं लगाएगा। इसलिए बाइडन हो, चाहे इमैनुअल मैक्रोन हो, जस्टिन ट्रूडो हो, या फिर जर्मनी के चांसलर हो, इटली के राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई भी हो, ये भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं क्योंकि इस समय मार्केट भारत की है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को शायद वो कम अच्छे से जानते हैं, या फिर वो अच्छे से जान गए हैं और ये मान गए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को आंख दिखाकर दबाया नहीं जा सकता। अगर भारत के साथ कोई संबंध बनाना है तो भारत को पटाकर बनाया जा सकता है। लेकिन ये गुजरात के बंदे क्या पटने वाले हैं, ये भी विचार नहीं। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मजे की बात यह है कि यूएसए के पास ऑप्शन नहीं, लड़ सकता नहीं, आंख दिखा नहीं सकता, रशिया से लड़ नहीं सकता, और भारत के प्रधानमंत्री को
गफलत में ले नहीं सकता, प्रेशर में ले नहीं सकता। बहुत प्रयास किया था प्रेशर में लेने का, लेकिन यूक्रेन एक्शन के दौरान, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उनके चक्कर में आए नहीं और लगातार अपनी नीतियों पर अपने तरीके से निर्णय लेते रहे। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री, अगर आपको लगेगा तो आपको धन चाहिए, आपको अपनी जनता को सर्वाइवल के लिए कुछ धन चाहिए, तो भारत ये कहेगा कि आपका सर्विस सेक्टर समाप्त हो रहा है तो हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो आपको मिलेगा उससे आप अपने कंट्री में कुछ करिए, लेकिन हम आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ सामान भारत में बिकने के लिए बहुत बार सोचना पड़ेगा। इसलिए सब उनको पटाने पर लगे हैं। ये इतना आसान नहीं है और एवं यूं ही ये प्रधानमंत्री जी के गले मिलने को तैयार नहीं हुए। मैंने जो स्टोरी देखी उसके आधार पर मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।